वीएफएस में जब हम अपॉइंटमेंट लेते थे पहले सऊदी वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेसिंग के लिए, तो उस समय डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करना पड़ता था। लेकिन अब कुछ ऐसे वीज़ा कैटेगरी हैं जिनमें अपॉइंटमेंट लेते समय ही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। आज के इस वीडियो में उसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। मेरे कुछ अपने सवाल थे जो मैंने वीएफएस कस्टमर केयर से पूछा, उसको भी एक्सप्लेन करूंगा। पहले देख लेते हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। उससे पहले आपको ये बता देता हूँ, ये सिर्फ विजिट वीज़ा कैटेगरी वालों के लिए ही एप्लीकेबल है। जो रेसिडेंट वीज़ा वाले हैं उनको अपलोड नहीं करना है। जो विजिट वीज़ा कैटेगरी हैं उनको ही अपलोड करना है। जब आप सेलेक्ट करेंगे वीज़ा कैटेगरी तो अपने आप वो पॉपअप हो जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा। इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, कुछ मैंडेटरी है, आपको अपलोड करना ही है। कुछ है आपके पास ऑप्शन है, करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। पहला डॉक्यूमेंट्स है आपका ओरिजिनल पासपोर्ट विथ मिनिमम वैलिडिटी ऑफ 6 मंथ। इसमें ओरिजिनल पासपोर्ट कैसे अपलोड करना है वो वीएफएस वाले ही बताए, क्योंकि नीचे अगर देखेंगे आप तो उसमें लिखा हुआ है कि फर्स्ट पेज और लास्ट पेज का अलग अलग कॉलम बना हुआ है। ओके, तो ये पहला डॉक्यूमेंट्स है जो अपलोड करना है। मुझे जो समझ में आया इसमें ये है कि पासपोर्ट का पूरा पेजेस इसमें अपलोड करना है, जो कि मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स नहीं है, आप स्किप कर सकते हैं। दूसरा है वीज़ा कैंसिलेशन फॉर्म। इसके बारे में भी मैंने पूछा है वीएफएस वालों से, जो एक्सप्लेन करूंगा। फोटोकॉपीज ऑफ पासपोर्ट कॉन्टेनिंग कंडीशंस और नोट। कई बार क्या होता है कि पासपोर्ट में इमिग्रेशन वाले कुछ नोट्स लिख देते हैं, तो उसका अगर कोई पेजेस हैं ऐसा तो वो अपलोड करना है आपको। वीज़ा में अगर कुछ ऐसा नोट है तो वो अपलोड करना है। ये दोनों डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी नहीं है। ओके, अब जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है वो है आपका पासपोर्ट का फ्रंट पेज और दूसरा है पासपोर्ट का लास्ट पेज। रीसेंट फोटोग्राफ्स विथ वाइट बैकग्राउंड अपलोड करना है। ओके, और ये 3 मंथ्स के ड्यूरेशन वाला होना चाहिए। ऐसे नहीं कि 1 साल पुराना हो, 6 महीना पुराना हो। तो ये रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स विथ वाइट बैकग्राउंड। और एक है इलेक्ट्रॉनिक कॉपी, जो आपका वीज़ा इन्विटेशन जो कॉपी होता है वो भी आपको अपलोड करना है। इसके बाद है प्रूफ ऑफ फैमिली रिलेशनशिप, जिसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पे जब आप अपॉइंटमेंट लेने के लिए जाते हैं वीएफएस की वेबसाइट में, तो आपको पहले पॉपअप होगा, उसमें सारा इन्फॉर्मेशन दे देगा कि आपके पास बस 20 मिनट्स ही हैं इन सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए, और 2 MB से ज़्यादा का फाइल नहीं होना चाहिए। ओके, और ये शायद ईच डॉक्यूमेंट्स का फाइल है, क्योंकि जब मैंने अपलोड करा तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करा था, तो ऑल टुगेदर वो 2 MB से ज़्यादा का ही था। तो ये है 20 मिनट्स का विंडो, जिसमें आप जेपीजी में भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं, पीडीएफ में भी कर सकते हैं, क्लियर कॉपी होना चाहिए। ओके, अब एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है वो मैंडेटरी नहीं है, दूसरा ऑप्शन है वो भी मैंडेटरी नहीं है, जहाँ पे लिखा हुआ है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। यही सवाल मैंने वीएफएस वालों से पूछा कि ये वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से मिलेगा, तो उन्होंने इसका जवाब दिया है कि ये वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपको वीएफएस में ही मिलेगा। आप जब जाएंगे वहाँ पे तो आपको वीएफएस वाले ये फॉर्म दे देंगे। अब मैंने उनको एक सवाल और पूछा कि मान लीजिए मेरे पास एक उम्रा वीज़ा है जो मैंने यूज़ कर लिया है। उम्रा वीज़ा का 90 डेज वैलिडिटी होता है, उसमें अब और 1 महीना का वैलिडिटी बचा हुआ है, क्या उसे भी मुझे कैंसिल करवाना पड़ेगा? तो उन्होंने बोला हाँ। तो अगर आपके पास कोई भी वीज़ा है सऊदी का, अगर वैलिड है और आप विजिट वीज़ा लेने जा रहे हैं, फैमिली रेसिडेंट वीज़ा लेने जा रहे हैं, तो उनको वहाँ पे बताइएगा। वो आपको एक फॉर्म देंगे, आप उसे फिल करके उनको सबमिट कर दीजिए, या फिर जो भी इंस्ट्रक्शन वो देंगे उसका पालन कीजिएगा। ओके, तो ये था वीज़ा कैंसिलेशन फॉर्म का, जो अपलोड नहीं करना है क्योंकि हमारे पास नहीं है, वो आपको वीएफएस में ही मिलेगा। अब ये फोटोकॉपीज, जो पासपोर्ट में अगर कुछ नोट्स लिखा हुआ है तो वो अपलोड कर दीजिएगा, वही वीज़ा में लिखा हुआ है तो अपलोड कर दीजिएगा, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब पासपोर्ट कॉपी आपको अपलोड करना है। पासपोर्ट कॉपी का फ्रंट पेज जिसमें फ़ोटो है, और बायोडाटा वाला पेज जो लास्ट वाला पेज है, मतलब दोनों का आप क्रॉप करके अपलोड कर दीजिए, या फिर पीडीएफ में भी अपलोड कर सकते हैं। ओके, ये हो गया। अब रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स तो आप समझ ही गए होंगे। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा इलेक्ट्रॉनिक इन्विटेशन लेटर है, वो यहाँ पे जो मूफा अप्रूव करने के बाद एक लेटर होता है, उसी को अपलोड करना है। यहाँ पे एक बात को आपको ध्यान रखना है कि मान लीजिए अगर आपके पास 3 एप्लीकेंट का आप एक ही साथ अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर रहे हैं,
तो उस डॉक्यूमेंट को आपको 3 अलग अलग नाम से सेव करना पड़ेगा। अगर आप चाहेंगे कि वही डॉक्यूमेंट्स वही रीनेम वही नेम के साथ अपलोड करेंगे तो एरर दिखाएगा। ओके, कुछ भी नाम रख दीजिए 1 2 3, उस हिसाब से आप अलग अलग नेम करके अपलोड कीजिए, नहीं तो एरर दिखाएगा। और यहाँ पे जो सबसे जरूरी और कन्फ्लिक्टिंग सब्जेक्ट है वो है रिलेशनशिप प्रूफ का। रिलेशनशिप प्रूफ में अगर आप अगर किसी का वाइफ है वो अगर आ रहा है तो उस केस में अगर पासपोर्ट में हस्बैंड के पासपोर्ट में वाइफ का नाम लिखा हुआ है, वाइफ के पासपोर्ट में हस्बैंड का नाम लिखा हुआ है, तो हस्बैंड का पासपोर्ट का कॉपी यहाँ पे लग जाएगा। ओके, रिलेशनशिप प्रूफ में अगर नहीं लिखा हुआ है दोनों में से किसी के भी पासपोर्ट में या फिर गलत लिखा हुआ है, आधा अधूरा लिखा हुआ है, तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट अटेस्टेड वाला आपको सबमिट करना रहेगा। यही बात वीएफएस के कस्टमर केयर वाले ने भी बताया। फिर मैंने उनसे पूछा कि मान लीजिए कोई बच्चा है तो उसका कौन सा रिलेशनशिप प्रूफ लगेगा, तो उन्होंने कहा है कि अगर फादर के पासपोर्ट में अगर पूरा नाम लिखा हुआ है, बच्चे के पासपोर्ट में फादर का पूरा नाम लिखा हुआ है, तो वो फादर का कॉपी पासपोर्ट का लगा दीजिए, तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। फिर मैंने उनको पूछा कि अगर मान लो ब्रदर इन लॉ, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ ये सारे आ रहे हैं तो कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो उन्होंने इसको गोल गोल आंसर दिया है। उन्होंने ये बताया है कि आप कोई भी गवर्नमेंट वाला जो डॉक्यूमेंट्स है जो रिलेशनशिप को प्रूव करता हो वो आप लगा सकते हैं। एक बात उन्होंने ये बताया है, जो कॉन्सुलेट है उन्होंने स्पेसिफाई नहीं करा है कि कौन सा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। ओके, तो अगर आपके मदर इन लॉ या फादर इन लॉ है तो उनका रिलेशनशिप आप अपनी वाइफ के पासपोर्ट से, अगर वाइफ अगर स्पॉन्सर है यहाँ पे तो हस्बैंड के पासपोर्ट से उसको स्पेसिफाई किया जा सकता है। लेकिन अगर सेकेंड डिग्री रिलेटिव्स हैं, मान लो अगर कोई सिस्टर इन लॉ है या इस तरह के हैं, तो उस केस में आपको थोड़ा लंबा रिलेशनशिप प्रूव करना पड़ेगा। सबसे बेस्ट तरीका है रिलेशनशिप प्रूव करने का वो है पासपोर्ट में नाम, फादर का नाम, मदर का नाम, उस हिसाब से आप लिंक करके हाईलाइट करके उसमें अपलोड कर दीजिएगा। या फिर एफिडेविट करके भी आप उसको जो कोर्ट से बनता है ना एफिडेविट, वो करके भी आप अपलोड कर सकते हैं। वीज़ा पर्पस में वो एक्सेप्टेबल हो जाना चाहिए। ओके, तो ये एक कन्फ्लिक्टिंग द सब्जेक्ट है जो क्लियरली उन्होंने आंसर नहीं करा है कि कौन से रिलेशनशिप में कौन सा डॉक्यूमेंट्स करना है। बस यही बताया कि कोई सा भी गवर्नमेंट वाला एक डॉक्यूमेंट हो जिसमें रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होता हो। ओके, तो ये सारे जो क्वेश्चन हैं मैंने पूछा उनसे। और एक सवाल मैंने उनसे पूछा जो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई मान लो किसी का नाम मोहम्मद रंजन है ना, उसके पासपोर्ट में मोहम्मद रंजन लिखा हुआ है, लेकिन उसके वाइफ के पासपोर्ट में, स्पाउस के पासपोर्ट में एमडी रंजन लिखा हुआ है, तो क्या एक्सेप्टेबल होगा या नहीं होगा। कई लोग ये बोलते हैं कि जो एक नाम लिखा हुआ है फर्स्ट नेम स्पाउस के पासपोर्ट में, लेकिन जो हस्बैंड है उसके पासपोर्ट में पूरा नाम लिखा हुआ है, तो एक्सेप्टेबल होगा नहीं होगा। यही सवाल मैंने इनको भी पूछा, इसको भी इन्होंने गोल गोल करके आंसर दिया है। उन्होंने बस इतना ही बताया, इट विल बी बेटर इफ यू सबमिट द डॉक्यूमेंट्स, इट विल बी बेटर इफ यू सबमिट द डॉक्यूमेंट दैट हैव द करेक्ट नेम ऑफ यू एंड योर स्पाउस। ओके, इट विल बी बेटर, स्पेसिफाई करना चाहिए था कि येस एक्सेप्टेबल है, नो एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन ऐसा आंसर नहीं मिला है। अगर आपका ऐसा कोई सिनारियो है तो मैं यही रिकमेंड करूंगा आपको, अगर नेम का डिफरेंस है तो आप मैरिज सर्टिफिकेट अटेस्टेड वाला इंक्लूड करिए, नहीं तो आप बहुत दूर से जाते हैं वहाँ पे वीएफएस में और फिर वापस आना पड़ता है, तो वो एक तकलीफ रहता है। तो ये सारे चीज़ें हैं जो मुझे आपको बताने थे। और एक बात इसमें मुझे बताना है फ़ीस के बारे में। फ़ीस जो है अभी आप डिजिटली भी पे कर सकते हैं, कार्ड से भी पे कर सकते हैं, यूपीआई से भी पे कर सकते हैं। और जो फोटोग्राफ्स है वो 3 महीना वाला ही होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि 3 महीना में मेरा चेहरा बहुत चेंज हो गया तो नया वाला लेके जाइएगा जो आप ओरिजिनल दिखते हैं। ओके, कैंसलेशन का कंसर्न आप भूल जाइए, क्योंकि आपको कुछ नहीं करना है, वीएफएस में बस जाना है आपको, पुराना जो वैलिड वीज़ा है उसका कॉपी लेके वो क्लियर हो जाएगा। ओके, तो ये बस एप्लीकेबल है किनके लिए, जो विजिट वीज़ा कैटेगरी में हैं, जो फैमिली रेसिडेंट वीज़ा कैटेगरी में हैं उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये ब्लैक एंड वाइट हो गया होगा कि क्या कैसे अपलोड करना है यहाँ पे। तभी भी अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप ज़रूर कमेंट में लिखिएगा, उसी ईमेल में मैं वीएफएस वालों से पूछूंगा कि इसका जवाब दीजिए आप। तो आज के लिए बस इतना ही, आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।